नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 2023 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को देखा है। आज हम 2019 के पीटी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और हर एक क्वेश्चंस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था। ये जागीरदार और जमींदार ये दो शब्द हैं, ये मुगल भारत के समय इनका क्या अंतर था उसे हमें देखना है। तो ये देखिए, कहता है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। ये सही है, ठीक है। ये मुगल भारत के समय मनसबदारी प्रथा थी। उस मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत ये चीज़ किया जाता था। तो मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत जो जागीरदार होते थे उनके पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, ठीक है। जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरी करने का बाध्यता नहीं होती थी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इस लाइन के कारण कि उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। ये गलत है। यहाँ पे जो था वो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सैन्य प्रबंधन का भी इस पर इन लोग को वो मिलता था। तो इस कारण आपका ये जो स्टेटमेंट है वो पहला गलत हो जाएगा। और हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, ठीक है, और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, है ना। तो ये जो था ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि जमींदारों के जो राजस्व अधिकार होते थे वो वंशानुगत होते थे, ये वंशानुगत ही होता था। और जागीरदारों के पास जो भूमि आवंटन होता था वो पदोन्नति या स्थानांतरण से होता था, वो वंशानुगत नहीं होता था। इस कारण ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ना तो एक और ना दो सही, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यह है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो ये देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन को हमें देख करके पता करना है कि भूमि सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में मतलब स्वतंत्रता के बाद जो भारत का जो भूमि सुधार हुआ वो क्या हुआ कि उसमें बिचौलियों का जो था, बिचौलियों का उन्मूलन हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हुआ, फिर आपका काश्तकारी सुधार हुआ, काश्तकारी सुधार हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जोत का जो था वो कंपाइलेशन किया गया, समेकन किया गया, है ना। और जो था सो भूमिहीन, है ना, भूमिहीन के पास जो था वो भूमिहीनों को भूमि वितरण किया गया, भूमि वितरण किया गया। कृषि योग्य जो भूमि होते थे उनको वितरण किया गया। अब देखते हैं। तो पहला है कि हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पे, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि प्रति परिवार जोत मिलता था, प्रति परिवार जोत का निर्धारण होता था, जोत का निर्धारण, ठीक है। और व्यक्तिगत स्तर पे, तो यानी जो आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना। हमने यहाँ बताया कि भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि वितरण होता था। तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब हम देख लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया तो फिर हम और ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं रखेंगे एग्जाम में। वैसे हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। नहीं,
ऐसा कोई नहीं हुआ था। और भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी थी, नहीं, ये अनुमति मिला था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ये भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट, है ना, ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट इसको कहते हैं। तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो कौन प्रकाशित करता है? तो ये जो है वो आपका विश्व आर्थिक मंच इसको प्रकाशित करता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, इसे वार्षिक रूप से इसे प्रकाशित किया जाता है। तो आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में, है ना। तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चार्टर अधिनियम को अगर मोटा मोटी हम देखेंगे तो इसको हम यहाँ समझ सकते हैं कि चार्टर जो अधिनियम है आपका, चार्टर एक्ट 1813, तो इसमें दो तीन चीज़ ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहला कि चीन व चाय का व्यापार, चाय के व्यापार को छोड़कर, है ना, कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। ठीक है, ये पहला आपको मुख्य यहाँ पे आपको याद रखना है। दूसरे की तरफ हम आते हैं, जब दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे चार्टर एक्ट का, तो ये क्या हुआ था कि 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, है ना, वो भारतीय प्रदेशों के राजस्व पर नियंत्रण, राजस्व पर नियंत्रण, ये मुख्य, ये दो चीज हुए थे। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना है। और तीसरा अगर हम स्टेटमेंट की बात कर ले तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा कि इस पर जो था वो, अगर मान लेते हैं कि ब्रिटिश क्राउन जो है उसकी संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश क्राउन से संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संप्रभुता पर प्रभाव नहीं। तो ये आपके तीन स्टेटमेंट जो है वो मौजूद है। अब हमें इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सही होगा, कौन गलत होगा। पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल सही है। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों को छोड़कर बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। तो हाँ, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और तीसरा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो नहीं, ये किसको मिला था? तो कंपनी को मिला था। ये जो 20 वर्ष के लिए जो मिला ना, ये कंपनी को ही मिला था। तो संसद में नहीं, बल्कि ये कंपनी के पास ही रहा। तो इन दोनों में से जो है वो तीन ये तीनों कट गया। तो आपका आंसर ए, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो था वो कब हुआ था शुरू? वो 1905 में बंगाल विभाजन के कारण शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है, विभाजन के कारण। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि इसी में लोग था वो स्वदेशी आंदोलन की तरफ बढ़े और अपने ऊपर आत्मनिर्भरता को बढ़ाए, है ना। और फिर क्या हुआ कि 1906 में जो है ना, वो क्या हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम में एक भाग दे दिया गया स्वदेशी को लेकर के, और फिर वहाँ से भारत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की 1906 में स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो हमें कुछ बातों को यहाँ से ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इसी संदर्भ में कहता है कि इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। तो हाँ, किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये भी सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। ये स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित आंदोलन और संगठन है और इनके नायक हैं, और इसका सही सुमेलित को देखना है कि कौन सही सुमेलित है। तो ये देखिए, कहता है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी के द्वारा,
है ना। तो हाँ, ये हुआ था, ये कब हुआ था? 1932 में। तो ये पहला आपका सही है। दूसरा है कि अखिल भारतीय किसान सभा, है ना, ये जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही है। ये कब हुआ था? 1936 में। तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर, है ना। तो अस्पृश्यता के खिलाफ जो आत्मसम्मान आंदोलन चला था वो कब चला था? 1925 में। और ईवी रामास्वामी नायकर को ही पेरियार कहा जाता है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आपके पास चनहुदड़ो है, कोटदीजी है, सोहगौरा है और देसलपुर है। ये जब आप एनसीईआरटी के क्लास 6 को पढ़िएगा तो एनसीईआरटी का क्लास 6 हिस्ट्री जो है इसके पहले ही दूसरे तीसरे पेजेस में जो है वो आपको मैप के जरिए ये बताया गया है कि सिंधु घाटी जो हड़प्पा सब स्थल है उसमें कौन कौन से क्षेत्र मौजूद हैं, है ना। तो जो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका इसमें सोहगौरा। सोहगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। अब जैसे चनहुदड़ो की बात करें तो ये है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। फिर आप कोटदीजी की बात करेंगे तो ये है आपका पाकिस्तान में, है ना। देसलपुर की हम बात करेंगे तो देसलपुर है आपका गुजरात में, ठीक है। और सोहगौड़ा जो है वो आपका गुजरात राजस्थान बॉर्डर है और ये हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो 7 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, है ना, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो ये है किसका? कंगनहल्ली, है ना। तो कंगनहल्ली जो है वो यहाँ, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है और कर्नाटक में ये ब्राह्मी लिपि में इसका वर्णन किया गया है ना। ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ है कि रान्यो अशोक मतलब राजा अशोक। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, कंगनहाली। 9वां क्वेश्चन है कि आपका बुद्ध के देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? देखिए, महायान, यान का जो अर्थ है वो बौद्ध धर्म में मूर्ति को कहते हैं या शरीर को कहते हैं, है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो मूर्ति पूजा उपासना तथा अनुष्ठान, तो 3 तो सही होगा, मतलब आपका ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन दोनों गया। अब बच गया 3, तो 3 है तो मतलब 2 भी सही है, तो यानी बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी आपका सही हो गया। तो मतलब 2, 3 आपका ये ऑप्शन सही है। अब हमें सिर्फ देखना है बुद्ध में देवत्वारोपण के बारे में हमें बात करना है। तो जब आप हीनयान और महायान शाखा के बारे में पढ़ेंगे तो जो बुद्ध था, जो बुद्ध के बारे में जो विचार दिया गया वो बुद्ध के बारे में यही विचार दिया गया कि वो जो है वो देवत्व रूप हैं, है ना। देवत्व रूप जो है महायान वाले लोग, जो विचार वाले लोग बुद्ध को देव का रूप मानने लगे, यानी उनमें देवत्वारोपण हुआ। बुद्ध में देवत्वारोपण ये महायान के द्वारा किया गया था, जबकि हीनयान वाले इसको नहीं मानते थे। हीनयान वाले ऐसा नहीं मानते थे कि देवत्वारोपण है बुद्ध में, वो ऐसा नहीं मानते थे। इस कारण हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हीनयान स्तूप की पूजा करते हैं और महायान जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो जैसे अगर आप चीन में हम बुद्ध धर्म की बात करेंगे तो वो कैसा है? वो महायान है ना। जापान में कैसा है? तो वो महायान है। अब इसमें भी कुछ कुछ यहाँ पे भी पार्ट्स बटेंगे, लेकिन मुख्यतः कहेंगे तो ये महायान वाले ही बोधिसत्व हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है वो 1 जो है वो बुद्ध में देवत्वारोपण था, तो हाँ बिल्कुल था। तो ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी सही, ये भी सही और तीनों सही है। तो कौन महायान की विशेषता है? तो ये तीनों हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो इसे क्या कह, विष्टि क्या है? तो विष्टि कहते हैं कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो ये बिल्कुल सही है ना। ये एक प्रकार का विष्टि जो है वो एक प्रकार का
कर था जो क्या होता था कि जनता द्वारा दिया जाता था राजा को राजस्व के लिए। तो वो जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, 10th का आंसर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो कल्याण मंडप जो है वो आपको कहाँ मिलता है, तो वो आपको हम्पी में मिलेगा, विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो इसका उपयोग होता था दैवीय विवाह के लिए। दैवीय विवाह, विवाह जो है अगर आप भारतीय संस्कार को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि विवाह का जो है वो मुख्यतः 6 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन इसे फिर जो है वो सब डिवीजन करके 4 प्रकार का बताया जाता है। तो उसमें से एक दैवीय विवाह आता है, और दैवीय विवाह का जो है सो आयोजन होने के लिए एक मंडप बनाया जाता था, उस मंडप को कल्याण मंडप कहते थे। तो ये किसके साम्राज्य के दौरान ये पाया जाता था, तो ये विजयनगर साम्राज्य जो है इसका अभिष्ट अभिलक्षण था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व शासन में राजस्व वसूली के प्रभार को आमील कहा जाता था। ये बिल्कुल सही है ना। दूसरा है कि दिल्ली की सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, है ना। तो ये जो है वो प्राचीन देशी संस्था नहीं है, क्योंकि इक्ता प्रणाली जो है वो आपका कहाँ से आया था, ये फारस में विकसित हुआ था। पश्चिमी एशिया में फारस में इसका विकास हुआ था इक्ता प्रणाली का, है ना। तो इसलिए जो है वो इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था नहीं है, यानी आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया था। तो ये जो है वो मीर बख्शी जो है वो मुगल भारत में आया था, जब मुगल का शासन था तब ये मीर बख्शी का पद जो है वो एक सैन्य विभाग के ही रूप में ये आया था। तो मीर बख्शी क्या है, सैन्य विभाग से संबंधित है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये खलजी सुल्तान का नहीं बल्कि मुगल भारत के टाइम का ये चीज़ था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी सतीश चंद्रा वाला पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये डायरेक्ट ये स्टेटमेंट मिलता है। तो आप वहाँ से ओल्ड एनसीईआरटी में आप इस लाइन को आप देख सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी ओल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट हो गया, एनसीईआरटी ओल्ड हिस्ट्री, है ना। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, है ना, वो अकबर के समकालीन थे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संत निम्बार्क जो थे वो 13वीं सदी के दार्शनिक थे ये, तो इसलिए ये आपका अकबर का ये टाइम नहीं था, है ना। तो आपका जो है ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी का जो काल है वो 17वीं सदी है, 17वीं सदी है, और संत कबीर का जो काल है वो 16वीं सदी है। तो ये प्रभावित नहीं हो सकते। जैसे अगर हम वर्ष की भी बात करेंगे तो 1556 से लेकर के 1605 तक कबीर का काल बताया जाता है। तो इस हिसाब से ये सरहिंदी के जो है वो अत्यधिक प्रभावित नहीं थे, यानी आपका स्टेटमेंट दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2 सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कहता है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंजर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। हाँ, ये बिल्कुल थे, है ना। तो ये जो था वो दक्षिण अफ्रीका में इस मुद्दे को उठाया गया था, और जो है सो महात्मा गांधी इसके उन्मूलन में सहायक हुए थे। ये एक एक्ट बना था भारतीय राहत अधिनियम 1914। तो 1914 के तहत ये इनको इस प्रकार का ये काम इन्होंने किया था।
दूसरा स्टेटमेंट है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इन्हें जो था वो भर्ती करने वाला संत, भर्ती करने वाला एजेंट इनको कहा जाता था महात्मा गांधी को। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो नमक सत्याग्रह था, उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन द्वारा ये घोषित कर दिया गया था कि ये अवैध है। तो 1 और 3 जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आपके व्यक्ति दिए हुए हैं, ये उनके धारित पद हैं, उन्हें चेक करना है कि कौन सही है कौन गलत। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के, बिल्कुल सही है, यानी आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। केसी नियोगी जो है वो सदस्य थे विधानसभा के, तो हाँ, केसी नियोगी जो थे वो विधानसभा के सदस्य थे और पहले वित्त आयोग के वो अध्यक्ष भी रहे। इसको भी ध्यान रखना है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपका केसी नियोगी थे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हुआ। तीसरा है कि पीसी जोशी महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल, तो हाँ, ये भी आपका सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये अब थोड़ा सा समझिएगा, ये सही नहीं है की बात किया है। तो कहता है कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, तो नहीं, तानसेन जो था ये उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा नहीं दिया गया था। तो आपका कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो स्टेटमेंट जो है वो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तानसेन की जो उपाधि थी, उपाधि तानसेन जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो जो था वो बांधवगढ़ के राजा थे, बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र, है ना। तो रामचंद्र के, बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र के ये दरबारी थे, दरबारी संगीतज्ञ थे, ये दरबारी संगीतकार थे। और इनको जो उपाधि मिली थी वो उपाधि तानसेन किनके द्वारा दिया गया था, तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा, राजा विक्रमादित्य, ग्वालियर के राजा ये थे, ग्वालियर के राजा। तो यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें कोई उपाधि दी गई थी तानसेन, तो नहीं, ये गलत है, ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा दिया गया था। और अकबर से पहले ये कहाँ थे, बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र के दरबार संगीतकार थे ये। तो ये आपका स्टेटमेंट 16 का आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार अर्थात एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। तो वो जो था वो आपका ये कौन सा मुगल शासक था, तो वो था आपका जहांगीर। ये आपको एनसीईआरटी का जो 12th एनसीईआरटी है न्यू, उसमें ये डायरेक्ट मिल जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस देख करके समझ में आ रहा होगा कि महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो था वो जहांगीर ने इसे करवाया था। अगर हम बात करें कि जो है सो व्यक्तिक रूप चित्र और एल्बम का काम तो इन्होंने जहांगीर ने कराया था, लेकिन पांडुलिपियों का जो सचित्र पांडुलिपि के बारे में जो कहा जाता है ये किसने करवाया था, तो ये जो था वो अकबर के द्वारा किया गया था। ये अकबर के द्वारा इस तरीके का काम यहाँ पे किया गया था। और साथ में जो था वो महाभारत का अनुवाद किया गया था रज़्मनामा के रूप में, रज़्मनामा, है ना। तो आपका क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है ना। तो आपका देखिए, आपको ये बताना है कि जो अल्पाइन में स्थित है वो कौन सा क्षेत्र है। तो ये देखिए, फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये हो गया आपका उत्तराखंड में। तो यही जो आपका
नेशनल पार्क है वो पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध का ये क्षेत्र माना जाता है। फ्लावर वैली जिसको कहते हैं वो नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि अटल नवप्रवर्तन मिशन, इनोवेशन मिशन मतलब AIM किसके अधीन स्थापित किया गया था? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत है ना। तो ये आपका नॉर्मल ये करंट अफेयर का आंसर है, 2015 के करंट अफेयर से इसे शामिल किया गया था। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो शुरुआत इसी प्रकार से की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि जून की 21वीं तारीख को सूर्य, अगेन ये NCERT ज्योग्राफी डायरेक्ट है, चाहे आप जो है वो क्लास 6 का NCERT लीजिए या आप क्लास 8 का NCERT लीजिए या आप 11th का NCERT लीजिए, तीनों में आपको न्यू NCERT में ये देखने को मिलेगा कि 21वीं तारीख को जून की 21वीं तारीख को सूर्य जो है वो कहाँ रहता है? तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है ना। तो ये आपका आंसर बी का हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? देखिए, नवीन विश्व कहने का मतलब कि एशिया क्षेत्र और ओल्ड वर्ल्ड कहने का मतलब आपका यूरोप का क्षेत्र। ये दो भाग में अभी आपका देश जो है वो बट रहा है, जिसको पहली ध्रुव, दूसरी ध्रुव, ये तीसरी ध्रुव की जो बात होती है। तो ये न्यू वर्ल्ड में आपका एशिया क्षेत्र आता है। तो इसमें कहता है कि जो नवीन विश्व जो आते हैं, सॉरी नवीन विश्व जो है वो गलत हो गया, नवीन विश्व जो है वो अमेरिका वाला क्षेत्र होता है ना। नवीन विश्व जो है वो अमेरिका वाले क्षेत्र को कहते हैं और जो प्राचीन विश्व है वो एशिया वाले क्षेत्र को कहते हैं। उल्टा हो गया, नवीन विश्व जो है वो अमेरिका मतलब यूरोप वाला जो क्षेत्र हो जाता है और ओल्ड वर्ल्ड जो है वो एशिया वाला क्षेत्र होता है। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया था? तो वो थे आपके तंबाकू, कोको और रबर। ये तीनों जो है वो जब फ्रांसीसी पुर्तगाली जब कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां जब थीं तो तंबाकू, कोको, रबर है ना, ये जो है वो इसका जो है सो प्रचलन किया गया था, कृषि योग्य बनाया गया, उसे प्रचलन किया गया था ओल्ड वर्ल्ड में, एशिया में। तो यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, एशियाटिक लाइन जो है वो भारत में ही सिर्फ पाया जाता है। दूसरा है कि दो कुबड़ वाले ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो नहीं, ये जो है वो गलत हो जाएगा, सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता है। ये बेसिकली गोबी मरुस्थल का ये भाग है। ये गोबी मरुस्थल का ये भाग है, गोबी मरुस्थल का भाग है ना। तो दो कुबड़ वाला जो है वो मुख्यतः आपको कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको मंगोलिया में, चीन में है ना, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो इन सब जगह जो ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र हैं उसमें आपको दो कुबड़ वाला ऊंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यानी आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो नहीं, ये गलत है। ये जो है वो भारत और नेपाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यानी 2 और 3 गलत हो गया। तो 22वां का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, केवल एक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और नदी, पंढरपुर, चंद्रभागा। तो हाँ, ये आपका स्टेटमेंट सही है। पंढरपुर जो है वो चंद्रभागा नदी के तट पर ही देखने को मिलता है, जिसको हम लोग भीमा नदी भी कहते हैं, भीमा नदी। तो ये आपका चंद्रभागा जो है वो भीमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है तिरुचिरापल्ली, ये कावेरी नदी में है। तो हाँ, ये बिल्कुल है। ये तिरुचिरापल्ली कहाँ हो गया? ये तमिलनाडु में हो गया, ठीक है ना। और ये जो आपका पंढरपुर है ये आपका कहाँ है? महाराष्ट्र
ठीक है। और आपका तीसरा जो है वो हम्पी है, हम्पी मालप्रभा, ये गलत हो गया, ये मालप्रभा में नहीं बल्कि ये जो है वो तुंगभद्रा नदी में ये पाया जाता है, तुंगभद्रा नदी के तट पे इसका अवस्थिति है इसकी। और ये जो है ये हम्पी कहाँ है, ये कर्नाटक में है। और हम्पी किसके द्वारा बनाया गया था, तो हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य में एक मंदिर बना था विट्ठल महाराज का, वो यहीं पे है। जो उससे पहले हम कल्याण मंडप के जो डिस्कस कर रहे थे उसमें इसी साम्राज्य के बारे में हम्पी का जिक्र हमने किया था। तो क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो गलत हो गया, यानी 3 3 3 ये तीनों कट गया, तो आपका ऑप्शन जो है वो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो 23वां का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कहता है कि किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि अब हमें इसमें स्टेटमेंट को देखना है। गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, ये कोई लॉजिक हुआ नहीं इसमें। कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, हाँ ये संभावना इसकी पूरी बनेगी, क्योंकि कीमत स्तर जब अलग अलग हुआ था स्वाभाविक सी बात है कि गरीबी रेखा भी हर राज्यों में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो इस कारण से आपका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा सबसे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर सकल राज्य उत्पाद की हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है तो फिर अगेन वो जनसंख्या का मैटर कर गया, तो इस कारण ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग है, तो वितरण से संबंधित तो कोई मतलब है ही नहीं इसमें, हमें तो गरीबी रेखा से मतलब है। गरीबी रेखा के लिए हमें पर कैपिटा इनकम देखना जरूरी होता है, तो पर कैपिटा जो कीमत स्तर जो है वो यहाँ पे हम इस चीज़ को चेक करेंगे, ये हमारा अलग अलग है हर राज्य में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 24 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं, है ना। तो ये किसको करने के लिए करते हैं, भूमंडलीय ताप को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं, है ना। सल्फेट जो है सो उसका मिश्रण मिला करके और हम समताप मंडल में इसका अंतक्षेपण कराते हैं, फिर जो है वो पक्षाभ में का विरलन कराते हैं। तो इस प्रकार जो क्या है भूमंडलीय ताप को कम करने के लिए ये किया जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 25 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है ना। तो ये जो है वो आपका अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी का ये उल्लेख किया गया है। ये नीति आयोग द्वारा एक एजेंडा बनाया गया था, नीति आयोग द्वारा एक एजेंडा तैयार किया गया था, और वो एजेंडा कहाँ से कब था, 2017-18 से लेकर के 2019-20 तक का इसका ये एजेंडा था, जिसमें अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के सहारे हम जो है वो ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो था वो छोटे शहर में, है ना, खास करके वहाँ से अपशिष्ट निपटान का जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं, है ना। तो अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में जो है ये कहाँ है, तो ये बेसिकली है आपका पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में भी ये जो है सो दक्षिण साइड ये पड़ता है, दक्षिण भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो है सो किस प्रकार का, यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेगा, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है वो जैसे इलायची का अगर हम बात करें, इलायची का, है ना, फिर जायफल का, जो गरम मसाले वाले जो ज़्यादातर इसमें देखने को मिलते हैं, जामुन का, है ना, काली मिर्च का, काली मिर्च, केला, इन सब का जो है वो आपको यहाँ पे भंडार अधिक से अधिक मिलेगा। और जब यहाँ पे हम वन्य प्राणी की हम बात करेंगे तो उसमें नैयार पे पारा उससे दूरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मंदुथुराई बाघ रिजर्व भी यहाँ मौजूद है। तो 27 का ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। तो हाँ, ये होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। हाँ, ये भी सही है, ये भी होती हैं। तो वो जो है वो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा है समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। हाँ, होती हैं। और सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। तो हाँ, ये भी जो है वो होता है ना। सांपों की कुछ जातियां जो है वो सजीव प्रजक होती हैं। तो ऑप्शन चौथा भी स्टेटमेंट सही है, यानी आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 चारों आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29वां कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। कहता है कि पहला है कि नीले मीन पक्ष वाली महासीर, ये कहाँ है, ये कावेरी नदी में पाई जाती है। तो हाँ, ये कावेरी नदी में पाई जाती है। महासीर जो है वो टोर वंश है ना, टोर वंश की प्रजाति ये मानी जाती है। ठीक है, ये मानी जाती है। और ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, तो ये पश्चिमी घाट में मिलेगी, पश्चिमी घाट में मिलेगी। तो आपका ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी, तो नहीं, ये जो है ये आपका गलत है, ये चंबल नदी में नहीं मिलती है। इरावदी डॉल्फिन जो है वो आपको ज़्यादातर गंगा नदी के क्षेत्र में और ख़ास करके मैंग्रोव वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यानी आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है कि मोरचाभ रस्टी यानी चित्तीदार बिल्ली जो है ये पूर्वी घाट में पाई जाती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये पूर्वी घाट में पाई जाती है। यहाँ पे जो है वो भारतीय पेंगोलियन भी पाए जाते हैं, भारतीय पेंगोलियन भी पाए जाते हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा C 1 और 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं यानी माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है ना। तो माइक्रोबीड्स के बारे में अगर हम कहें तो इनका जो आकार होता है वो 5 मिलीमीटर से कम होता है, लेस देन 5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और जब 5 मिलीमीटर से कम होता है तो ये क्या होता है कि समुद्र में जो है वो घुलनशील नहीं होते हैं। और जब घुलनशील नहीं होते हैं तो ये जो है सो अपशिष्ट नहीं हो पाता है, डिकम्पोज नहीं होते हैं, और फिर यहाँ पे नुकसान हमें होता है। और इनका जो है इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इनका इस्तेमाल खास करके कॉस्मेटिक्स में किया जाता है ना। तो कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो यही कह रहा है कि ये पर्यावरण से अधिक चिंता क्यों है, तो क्योंकि ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं कि हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी जिराडोनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है। तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आप उस समय की चीज़ को ध्यान में रख रहे होंगे तो हिमालयी बिच्छू बूटी जो है वो एक क्या है, वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। तो ये ऑप्शन 31 का डी होगा करेक्ट आंसर। तो ये आपका डी जो हो गया इसका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो पहला है कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, तो हाँ ये देखा जाता है। किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ये भी देखा जाता है ना। और तीसरा है किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान, ये भी चेक कर सकते हैं हम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब 33वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। कहता है कि उपर्युक्त राज्य के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है। तो ये जो था ये 2017 का रिपोर्ट के अनुसार अगर हम इसको देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा था, 1 नंबर पे ये था। ठीक है, दूसरा था आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका महाराष्ट्र और चौथा होगा आपका उड़ीसा। मतलब कि जो आरोही क्रम में हमें इसको अब दर्शाना है, यानी
घटते से बढ़ते क्रम में, तो घटते से बढ़ते क्रम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि ये चौथा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा आपका सबसे पहले, फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका उड़ीसा, और फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़। मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो ये कहता है कि मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, है ना। तो मीथेन हाइड्रेट जो है वो निक्षेप के बारे में हमें जानना है। तो कहता है भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि मीथेन हाइड्रेट की ही बात हो रही है, और ये शांत समुद्र में अशांत समुद्र के नीचे ये पाया जाता है। ये समुद्र के नीचे, और समुद्र कैसा, अशांत जब समुद्र हो तब लहरें वहाँ पे आती जाती रह रही हैं, तो उस केस में जो है सो आपका मीथेन हाइड्रेट से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा है कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है ना। 150 मीटर नीचे जो है इनका हमें अपशिष्ट देखने को मिलता है। और तीसरा है कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। ये 1 या 2 दशक के बाद जो है इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। मीथेन जो है वो अणु के रूप में टूट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। कहता है कि फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। तो आपका ये चारों निर्मुक्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, CH4 भी होता है, ओजोन भी होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो यहाँ से आपको जो है ये चारों निर्मुक्त होने की संभावना रहती है दहन के कारण। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 है सागर है, सागर से लगा हुआ देश को हमें बताना है, और फिर ये देखना है कि कौन सही सुमेलित है ना। तो आपका जो है वो आंसर इस प्रकार से चेक होगा कि एड्रियाटिक सागर, तो ये अल्बानिया में मौजूद है, हाँ बिल्कुल, है ना। तो स्लोवानिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, तो ये जो है वो लगा हुआ क्षेत्र है। अल्बानिया के साथ साथ जो है और कौन कौन सा क्षेत्र है, तो ये है आपका स्लोवानिया, ठीक है। इसके बाद आता है क्रोएशिया, और फिर मोंटेनेग्रो। तो ये आपके कुछ यहाँ पे देश हैं जो एड्रिएटिक सागर से मिलते हैं। काला सागर की हम बात करेंगे, तो काला सागर जो है वो क्रोएशिया में नहीं मिलता है ना। तो ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ये क्या है, ये एक अंतर्देशीय सागर है, ठीक है, जो तुर्की, ठीक है, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया और जॉर्जिया, इनसे ये सीमाबद्ध हैं। तो ये काला सागर जो है ये इस प्रकार का, यानी आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तीसरा है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर जो है वो आपका कजाकिस्तान से मिलता है। तो हाँ, ये बिल्कुल मिलता है। कजाकिस्तान के अलावा ये ईरान से मिलता है, तुर्कमेनिस्तान से मिलता है, उज्बेकिस्तान से मिलता है, अजरबैजान से मिलता है, अजरबैजान से मिलता है ना। तो इस प्रकार से, और कजाकिस्तान से भी मिलता है। तो यहाँ से और साथ साथ में रूस से भी मिलता है। तो आपका जो कैस्पियन सागर है वो कजाकिस्तान से मिलता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आता है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर मोरक्को, तो हाँ ये मोरक्को से मिलता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो फिर है आपका लाल सागर, जो कि सीरिया। तो सीरिया जो है, लाल सागर सीरिया नहीं है। लाल सागर का जो क्षेत्र है वो कौन कौन है, तो वो है सऊदी अरब, फिर है यमन, फिर है इजिप्ट, फिर है सूडान, फिर है इरिट्रिया और जिबूती। तो आपके ये देश जो हैं वो लाल सागर से मिलते हैं, यानी आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 ये सुमेलित हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।
इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। ये 2019 की बात हो रही है, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। अभी भी इसका भारत ही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसके बाद हम 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कहता है कि कौन सा सही सुमेलित है, उसे हमें देखना है। तो आपका पहला है कि बंदरपूछ, तो बंदरपूछ जो यमुना में है ना, कौन सा, ये हिमनद है बंदरपूछ और नदी है यमुना, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बारासिगरी, ये चेनाब, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। लाहौल स्पीति क्षेत्र में ये बड़ा हिमनद जो है वो कौन सा है, बारासिगरी। फिर मिलाम, ये मंदाकिनी क्षेत्र है, तो नहीं ये गलत हो जाता है। ये मिलाम जो है वो आपका पिथौरागढ़ में मिलता है, पिथौरागढ़ में है ना। और ये काली नदी पर इसका जो सो स्रोत इसका देखा गया है, या फिर गोरी गंगा नदी या फिर काली नदी, जो काली नदी की जो सहायक नदी होती है गोरी गंगा नदी, वो मिलाम से ही मिलती है। तो गोरी गंगा नदी यहाँ का उद्गम स्रोत माना गया है, तो यानी आपका स्टेटमेंट ये गलत हो गया। चौथा है सियाचिन नुब्रा, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है पाँचवा है जेमू, है ना, ये जो है वो मानस नदी का है, तो नहीं ये जो है वो मानस नदी के स्रोत में से ये होगा, क्या उसको कहेंगे, जो इसका उद्गम जो स्थान होगा वो मानस नदी का नहीं है। ये जेमू जो है वो किसका हो जाएगा, ये तीस्ता नदी का जो है वो उद्गम माना जाता है। तो इस कारण ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। 38 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहता है कि भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राईएज़ोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो है वो पीड़कनाशक है ना, पेस्टिसाइड्स के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो रामसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमि को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए एक अधिदेशात्मक है। तो ये बिल्कुल सही है ना। उसके बाद आपका नहीं, एक मिनट हम विचार कर ले थोड़ा। ये कहता है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमि को बचाना और संरक्षित करना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये अधिदेशात्मक सरकार के लिए अधिदेशात्मक है, लेकिन राज्य क्षेत्र के लिए नहीं है। तो इसलिए ये आंसर जो है वो आपका गलत हो जाएगा, है ना। सभी आर्द्र भूमि के लिए नहीं है, जो लिस्टेड होंगे उन्हीं की सिर्फ इसमें बात की जाएगी। दूसरा है कि आर्द्र भूमि जो है वो संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। और तीसरा जो है वो है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमि के अपवाद क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये भी सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। तीनों सही हो गया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कहता है अलियार, ईसापुर और कमसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। तो ये तीनों जो है वो जल भंडार के रूप में जाने जाते हैं। अलियार जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलता था, ईसापुर जो है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता था, और कंगसावती जो है वो पश्चिम बंगाल के जल भंडार हैं, जो काफ़ी नीचे ये पहुंच चुका है। भूजल स्तर जो है वो सामान्य स्तर से काफ़ी नीचे हो चुका है, इस कारण ये जल भंडार से संबंधित है। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी। अब है क्वेश्चन नंबर 43। कहता है कि सार्वजनिक परिवहन में बसों
के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित CNG या HCNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन करना है, तो ऐसा नहीं है, इसको कम कर सकते हैं, विलोपन नहीं कम कर सकते हैं, यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है, तो हाँ ये सही है। बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है, ये भी आपका सही हो जाएगा, है ना। ये 18% तक इसमें सांद्रता की जा सकती है। चौथा है कि CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है ना। तो ये जो आपका स्टेटमेंट होगा ये गलत हो जाएगा। दक्षता को बढ़ाएगी जबकि खर्चीला भी बढ़ेगा, तो आपका स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत है। आपका स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कहता है कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? तो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देते हैं। साफ रहेगा तो नहीं करेगा और साफ नहीं रहेगा तो कर देगा, है ना। तो वो क्योंकि परावर्तित कर देते हैं, इस कारण इसका जो है ओस की बूंद नहीं बन पाती है, और यही आपका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के से परे कर दिया। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया गया था 44वां, जबकि ये 19वां संविधान संशोधन था, है ना। सॉरी 39वां संविधान ये संशोधन था, जिसमें ये इस प्रकार से काम किया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन है उसको न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था। दूसरा है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, शक्तियों के पृथक्करण को ये उल्लंघन करता था, यानी ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम 46 की तरफ। 46 है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, जो है वो राज्यसभा या लोकसभा के चेयरमैन या अध्यक्ष पे निर्भर करता है कि वो इस पर निर्णय ले सकते हैं अथवा नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, अस्वीकार कर सकता है। दूसरा है कि भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है ना, कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई संविधान में परिभाषित नहीं किया हुआ है। तीसरा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो हाँ ये बिल्कुल दिया गया है। और चौथा है स्टेटमेंट कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। ये भी सही है। लक्ष्मीकांत का ये विशेष आपका एक जो चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट, उसमें चर्चा की गई है इस चीज़ की। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 4 सही, मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 47 की तरफ। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये कब हुआ था? तो ये कामेश्वर सिंह बनाम जब बिहार राज्य हुआ, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य जब हुआ, बिहार स्टेट का जब केस चला, तो इसमें जो था ये इस प्रकार का काम किया गया, जिसमें बोला गया कि जो है सो आपको
9वीं अनुसूची को फिर से पुनः स्थापित किया गया 1951 में। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, 1972 में ये हुआ था। दूसरा है कि वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तो नहीं, लॉटरी के आधार पर ये नहीं होता है, ये नीलामी के माध्यम से किया जाता है, नीलामी के माध्यम से, है ना। कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिल जाए वो अपना काम करेगा नीलामी में। तीसरा है कि कोयला क्षेत्र भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उत्पादन में देश जो है कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। तो यानी ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सही, यानी 48 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो अगला 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। तो ये बिल्कुल सही है ना। जैसे राज्य मंत्री या उप मंत्री कोई बन रहा है, या उपराष्ट्रपति है, संसदीय सचिव है, या उप मुख्य सचेतक है, तो ये सब जो लाभ के पद हैं तो उन सब में कुछ कुछ छूट देखने को मिलता है। दूसरा है कि उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। कब कब किया गया? एक 1960 में किया गया, फिर 92 में किया गया, फिर 93 में किया गया, फिर 2006 में किया गया, और फिर 2013 में किया गया था। और तीसरा है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो नहीं, कोई परिभाषा इसमें नहीं मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखिए, अगर स्टेटमेंट थर्ड की हम बात करें तो थर्ड अगर हम तीनों ये निकाल दें, क्योंकि तीनों में मौजूद है, तो आपका ऑप्शन ए 1 और 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के संविधान में किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतर आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो वो जो है वो आपका अनुसूची हो जाएगा 5वां अनुसूची, और ये जो है अनुच्छेद 244 है ना। पंचायत विस्तार जो पेशा अधिनियम जो आता है, तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए ये नियम को भी इसमें करता है। तो इसमें जो है सो 5वीं और अगर 6ठी रहता तो वो भी इंक्लूड होता, मतलब 5th एंड 6th शेड्यूल दोनों में इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है जो बी 5वीं अनुसूची 50 का आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जिसको कहते हैं कि भारत में विशेषतः असुरक्षित जनजातीय समूह पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTGs के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट कि PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये बिल्कुल सही है ना। और स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। देश में अब तक 95 PVTs आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। तो नहीं, 75 है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और PVTs की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं। तो हाँ, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा C 1, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विषयों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 142 को सीधा सीधा देखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा है कि इसका अर्थ हो सकता है? कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दिया जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये डिक्री का जो आदेश होता है ना, उसका प्रवर्तन जो करना है, डिक्री का जो आदेश होगा उसका प्रवर्तन करना जो है वो निर्धारण सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है ना। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा।
53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, बिल्कुल सही है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रक्रिया का नियम इन लोग का अलग अलग दिया हुआ है ना, कि जब मान लेते हैं विशेष नियम जो है वो अगर अनुपस्थित है तो राज्यपाल जो है विधान परिषद वाला जिला में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करके, है ना, वो जो है सो प्रक्रिया का नियम बना सकता है। अगर नहीं है तो फिर जो विधानसभा वाला राज्य है वहाँ से भी राज्यपाल डायरेक्ट बात करेगा और वहाँ से नियम बना सकता है। इसमें लोकसभा के नियम का पालन करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो अच्छा, ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, तो आप अनुच्छेद 208 का भाग 1, 208 का भाग 2 और 208 के भाग 3 को अगर विशेष रूप से पढ़ें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। यानी आपका जो आंसर हो गया वो केवल एक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट की भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, UNCAC का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये UNCAC नहीं, ये UNTOC के तहत होता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन जो होता है उसके तहत इसका काम किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा है कि UNCAC अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचारी निरोधी लिखत है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि राष्ट्रपार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNTOC की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनको वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी। नहीं, ये गलत है ना। और चौथा है कि मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिसूचित है। तो हाँ, ये सही है। तो 3 ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 2 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, कोई अधिकार नहीं है ऐसा। दूसरा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों के गौण वनोपज से स्वामित्व की अनुमति देता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हुआ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो ये अनुच्छेद 21 है। ये लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य 2006 का जो जब केस हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो विवाह के अधिकार को जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग मानते हुए अनुच्छेद 21 में से शामिल करने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार से जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का जो अधिकार है, जो लव मैरिज बेसिकली जिसको कहते हैं, वो अनुच्छेद 21 में आपको ये अधिकार प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि पेटेंट करा सकते हैं। दूसरा है कि भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ये 1999 में एक बोर्ड बना है, उस बोर्ड के तहत काम होती है। और 2003 में फिर इसका जो है वो एक बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड IPAB जो है वो गठित की गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपील बोर्ड जो है वो गठित किया गया है और ये 1999 के संरक्षण अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था 2003
2003 में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है कि पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। कोई जो है वो संरक्षण या उस प्रकार का कोई जो है सो पेटेंट कराने की इसकी आवश्यकता नहीं होती है, यानी आपका ऑप्शन जो है वो सी केवल 3 जो है वो सही हो जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। ये बिल्कुल सही है, 1986 इस प्रकार के प्रावधान को करता है। और दूसरा है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन आपका सी 1 और 2 करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है ना। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016, तो इसके तहत जो है वो आपका ये होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि इस नियम में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित है ना। और वो जो है वो क्या उसको कहेंगे कि 3 वर्ष के अंतर्गत जो है इसका जो है सो अपशिष्ट प्रबंधन करने का, प्रसंस्करण करने का जो है वो प्रस्तावित किया गया था 2016 नियम के अंतर्गत। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया गया जाता है तो फर्म या कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। ये बिल्कुल सही है ना। ये औद्योगिक रोजगार केंद्रीय संशोधन नियम 2018 जो है वो 1946 का संशोधन करता है, तो इसमें नियुक्ति और बर्खास्तगी आसान हो जाती है, यानी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है कि अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अस्थायी है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, तो उसमें कोई ऐसा नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो इस कारण से आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 क्वेश्चन नंबर कहता है कि सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र है ना, वो सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था, तो वो जो है वो आपका अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम के तहत जो है ये किया गया था। तो ये अग्रणी बैंक योजना जो है वो कब पेश किया गया था, तो ये अग्रणी बैंक योजना जो है वो 1989 में इसे पेश किया गया था। और प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में जो है वो 15 से 25 गांव के लिए ये खोलने का एक बात बताया गया था। अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम के तहत इसकी चर्चा की गई थी। तो 61 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। हाँ ये बिल्कुल है, जो है सो आपका रेत खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत जो है इसको परिभाषित किया गया है कि रेत जो है वो गौण खनिज है। तो आपका स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा है कि गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। गलत है, ये भी राज्य सरकार के पास मौजूद है, यानी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है गौण खनिजों को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। यह आपको स्टेटमेंट देखना है कि सही है या गलत है। तो ऐसा नहीं है, विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये इसको अगर हम इंग्लिश में स्टेटमेंट को देखें कि मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज, तो नहीं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है ना। ये वाणिज्यिक उधार जो है वो भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक माना जाता है, तो इस कारण ये इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 जो है सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है ना। दूसरा है कि भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में आता है, तो नहीं, ये जो है वो SDR, येन
यूरो, इन सभी में आता है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया। तो कौन सही है? तो ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत के किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है ना? तो क्या शामिल नहीं है? तो आपका जमा जो है वो शामिल नहीं होता है वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में। बाकी अग्रिम, निवेश और मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा ये मौजूद होता है, जमा मौजूद नहीं होता है। ये देनदारी के सेक्टर में इसको रखते हैं। तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, जमा। अब आता है 65 नंबर की तरफ। 65वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारक या कारकों का योगदान है? तो पहला है आपका कि भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, तो हाँ बिल्कुल है। सरकारी व्यय के बढ़ने का, तो नहीं, ये नहीं है। और तीसरा है कि विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, तो हाँ ये है। तो यानी ऑप्शन बी 1 और 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आंसर जो क्वेश्चन है वो है 66वां नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया होगा। डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का ये सवाल है। और अगर एनसीईआरटी के क्लास 10 का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको राज्यपाल से संबंधित मिलेगा। तो ये कौन था? ये सरकारिया आयोग 1983 के तहत ये प्रावधान किया गया था। तो 66 का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कि पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है? तो पार्टिसिपेटरी नोट, सहभागिता पत्र जारी करके वो जो है सो उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सहभागिता पत्र। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ कि विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। तो नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कथन कौन सही है? तो ऑप्शन ए, केवल 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? है ना, भारत में दूरसंचार, बीमा और विद्युत आदि क्षेत्रों के स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण कौन करता है? तो पहला है कि संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, बिल्कुल। दूसरा है संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, तो हाँ ये दोनों करते हैं। तीसरा है आपका वित्त आयोग, तो नहीं। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, तो नहीं। और नीति आयोग, तो नहीं। तो ऐसी कोई यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलता है। और जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो स्थायी समिति होता है, प्रौद्योगिकी का स्थायी समिति जो ट्राई के रूप में है, तो वो भी आपका जो है वो पुनरीक्षण करता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण के पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया था, तो हाँ ये बिल्कुल, ये भी सही है। और तीसरा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। ये जो था वो वित्तीय क्षेत्र को जो शामिल किया गया था अभिन्न अंग के रूप में, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। कहता है कि एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, तो हाँ ये बिल्कुल है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है।
दूसरा है कि AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, तो नहीं, सबसे बड़ा शेयर धारक जो है वो भारत नहीं है, ये जो है सो दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, और सबसे बड़ा ऋणकर्ता जो है वो भारत है ना। और तीसरा है कि AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, तो नहीं, ये गलत है। जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, कतर, ठीक है, कनाडा, ये सब जो है वो आपको AIIB में गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में मौजूद हैं। तो आपका ये जो 3 है वो भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन ए यानी केवल एक सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। कहता है कि हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? तो वो था कि 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो सहसंग उधारी के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। तो इंटर क्रेडिटेड एग्रीमेंट जो था वो 50 करोड़ से ही हस्ताक्षर किया गया था, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 74 की तरफ। यह कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB, भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। तो ये नहीं है, ये द्वितीय नियामक निकाय माना जाता है। तो पहला स्वतंत्र नियामक निकाय जो है वो ट्राई है ना, और दूसरा ये है PNGRB, ये दूसरा है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है, तो ये बिल्कुल सही है। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। ये है कि संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है ना। तो कहता है कि LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्ट जो है वो 4G पर काम करता है और ये जो है वो 3G WCDMA पे काम करता है, यानी आपका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि LTE डेटा ओनली तकनीक है और VoLTE वॉइस ओनली तकनीक है, तो नहीं, ये जो है वो आपका ये वॉइस ओनली तकनीक नहीं है, डेटा प्लस वॉइस है। मतलब है, अगर इसको कहें तो डेटा ओनली तकनीक ये हो गया और LTE जो है वॉइस तकनीक हो जाता है, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है? तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो कहता है कि गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने, है ना, और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है। तो ऐसा नहीं है, ये जबकि 26 सप्ताह का इसमें बात किया गया है ना। तो 26 सप्ताह का इसमें चर्चा किया जाता है, यानी आपका स्टेटमेंट जो है पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता पिता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा, तो ये अनिवार्य नहीं होगा, है ना। तो आपका ये जो है वो 4 बार दिया जाता है, ना कि 6 बार। तो ये आपका ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये जो है वो आपका उप सूचकांक के रूप में मौजूद नहीं है। तो यानी 77 का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? तो वो जो था वो ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण अधिनियम 2011 के तहत, मतलब EPR, है ना, जो प्लास्टिक रेगुलेशन जो आता है उसकी अवधारणा को इसमें शामिल करके और इस पे काम किया गया था। तो ये जो है आपका 78 का स्टेटमेंट ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ।
ये कहता है कि भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है, तो वो शामिल है आपका प्रापण, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। तो ये जो है सो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा, है ना। तो क्या समझा जाएगा कि समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। तो ये जो है वो आपका अगेन इसको अगर आप NCERT का 11th का आप अगर इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। इसमें कहता है 81 में कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। तो ये गलत है, ये जो है सो इसको अधिकार दिया जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ये अधिकार है कि किसी भी विधि को वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। दूसरा है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये भी गलत है। ये जो है वो 42वां है ना, 43वां, 44वां, 99वां, जितने भी ये संशोधन हुए सभी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाया गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन जो 81 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना तो 1 सही ना तो 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल-P, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो क्या होता है, किसी देश की जो मुद्रा एक इकाई है वो दूसरे देश के द्वारा खरीदी जा सकने वाली जो वस्तु सेवा की जो कुल मात्रा को नापता है वही होता है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी। अब फिर ये है कि PPP डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो नहीं, ये आपका जो है आपका स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। ये 6ठी अर्थव्यवस्था नहीं है, ये जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए 82 का केवल एक सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ कि भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तो नहीं, ये गलत है। तीसरा है कि कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तो हाँ, ये सही है। चौथा है गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। तो नहीं, ये बढ़ा है। तो ये आपका स्टेटमेंट चौथा गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। कहता है कि भारत द्वारा आयोजित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। तो वो है वनस्पति तेल। 2010 के डेटा के अनुसार अगर आप देखिएगा तो उस समय का ये जो है वनस्पति तेल सबसे ज़्यादा आयात दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है नियंत्रण का अभाव। तीसरा है इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, ये गलत है। देखिए, कहता है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या, स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर और नियंत्रण का अभाव, है ना। तो अगर हम NCERT को ध्यान से पढ़ें तो NCERT में ये कहता है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। तो वो जो है वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। क्योंकि नियंत्रण का अगर अभाव होगा तो वो फिर गड़बड़ हो सकता है, वो फिर सरकार के लिए नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी सही नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, तो ये तो गलत है। और राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, तो नहीं, ये नहीं है, संरक्षण की बात ही नहीं होती है ना। सीधी सी बात है कि जब स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है तो हम विकास की ओर ही बढ़ेंगे, विकास करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो इसलिए आपका जो है वो आंसर डी सही हो जाएगा। NCERT का आप 9th का अगर आप पढ़ें तो आपको ये देखने को मिलेगा, और 8th में भी ये देखने को मिलता है, ये चैप्टर मौजूद है। तो इसलिए 85 का आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ।
कहता है कि भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। तो वो क्या है, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये जो है सो संभावित उपाय नहीं है। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण, हाँ ये बिल्कुल होगा। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्यवर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने प्रोत्साहित करना बिल्कुल है। और विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है ना। तो वो पहला है कि वह निश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। तो ये बिल्कुल सही है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। नहीं, ये जरूरी नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम इस चीज को नहीं करेगा, है ना। तीसरा जो है कि वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो नहीं, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो जो है वो सर्ट इन द्वारा इसका काम किया जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो 87 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, केवल एक सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण अर्थात डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण अधिनियम, जनरल डेटा प्रोटेक्शन, देखिए ये हिंदी अनुवाद का कितना नुकसान है, इस चीज़ को आप यहाँ से समझिएगा। तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया गया। तो ये जो है वो अपने किन नागरिकों के लिए किया गया था, किस सरकार के द्वारा? तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर का ये सवाल है। न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो ये आपका उस समय आसान हो जाएगा बनाने में। 89 नंबर जो क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन वो है कि हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया गया? तो वो है रूस। ये तो करंट अफेयर का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? तो वो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होता है। अगेन, या तो आप NCERT 12th देखिए, या तो फिर आप रमेश सिंह को देखिए, रमेश सिंह अर्थव्यवस्था को देखिएगा, तो उसमें भी ये स्टेटमेंट डायरेक्ट मिलता है कि जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी तो वैसे वैसे आपका मनी मल्टीप्लायर जो है मुद्रा गुणक भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवर्धित वास्तविकता अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कि आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं और परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रक्षेपित नहीं होता है। तीसरा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उत्पन्न करता है। ये बिल्कुल सही है। और वर्चुअल रियलिटी संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निगमनता का अनुभव प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है, जो जियो के द्वारा इस बार किया गया है, जो लॉन्च किया गया है, वो अब इस तरह के जो है सो प्रोवाइड हो चुके हैं। वो उस समय की बात हो रही है, अब तो यहाँ पे मौजूद है। तो ये आपका स्टेटमेंट 4 भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो ये एक आदि मानव जाति स्पीसीज के रूप में देखने को मिलता है ना। ये डेनिसोवन जो है वो होमिनिन्स का जो है विलुप्त समूह, उसका ये भाग था डेनिसोवन। उसमें ये आदि मानव जाति के रूप में इसे देखा जाता है। तो 92 का आंसर हो जाएगा बी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है कि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकारात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। इसको अभी रखते हैं। प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकारात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि किसी जंतु कोशिका के निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पादपों और जंतुओं से निकाले गए कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश कोशिका विभाजन कराया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है ना। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा आपका सही, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन 83 का आंसर ए। 94 है। 94 का जो क्वेश्चन है वो कहता है डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। तो ये जो है वो प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कोई पहचान वो नहीं करता है। दूसरा है कि इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। ये किसी व्यक्ति के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और सुनिश्चित करता है कि वो मूल अंश अपरिवर्तित है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ये कहता है कि परिधेय प्रौद्योगिकी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निष्पन्न किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। तो किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण, हाँ ये बिल्कुल होता है। वियरेबल टेक्नोलॉजी है वो कैसा कि उपकरण की सहायता से आप वो उपकरण को पहनिए और फिर वस्त्रों में और फिर टैटू में, त्वचा में, इस प्रकार से प्रयोग करके जो है सो आपका वो कार्य निष्पन्न कराया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति का अवस्थान निर्धारण बिल्कुल, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरिंग ठीक है, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा डी। अभी जो आपके जो टेस्ला का जो हेड है ना, टेस्ला के द्वारा ये जो है वो एक चिप बनाया गया है ना। तो चिप जो है वो क्या करता है, तो चिप जो है वो किसी व्यक्ति के दिमाग में फिट कर दिया जाता है और वो उसके सारे काम को वो करने की कोशिश करेगा। अभी ये इस पर टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है, एलोन मस्क के द्वारा ये चीज़ बनाया गया है, एलोन मस्क कंपनी के द्वारा। तो इससे ये तीनों चीज़ यहाँ पे प्रभावित है। तो ये वियरेबल टेक्नोलॉजी इसी में आएगी। तो ये 1 2 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ कि आरएनए अंतरक्षेप मतलब आरएनए इंटरफेस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों, है ना। तो क्यों हासिल कर ली है, तो क्योंकि यह जीन अनभिव्यक्तिकरण रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है, तो ये सही है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने के हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। और चौथा है कि इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण का क्या महत्व है, तो ये गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान प्राप्त होता है। तो 97 का आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। यह है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं, तो वो जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि कुछ व्यक्तियों में अनुवांशिक पूर्ववर्ती जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, तो नहीं ये गलत है। दूसरा है कि रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तीसरा है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। और कुछ व्यक्तियों के चिरकालिक रोगों की बहुलता होना, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। 99 की प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है, तो Cas9 प्रोटीन जो है वो लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है ना। तो Cas9 जो है वो क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट जो है सो एक क्रिस्पर का ये शॉर्ट फॉर्म है Cas9।
और एक क्रिस्पर जीनोम जो है वो उसका तकनीक का इस्तेमाल करके और डीएनए में एक संपादन किया जाता है, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ना। तो है कि यकृत शोध बी विषाणु काफ़ी कुछ एचआईवी की तरह ही संचारित होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यकृत शोध सी का टीका होता है जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता, ये गलत है क्योंकि यकृत शोध बी का टीका होता है, सी का टीका नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और जब ये गलत हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम जो है वो 2019 के पीटी को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए और सारे क्वेश्चंस को हम जाने, जिसमें ये वन लाइनर ज़्यादातर लगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप करंट को पढ़े हुए हैं तभी ये क्वेश्चंस उस समय बन पाते। तो इस प्रकार से आपका 2019 का पीटी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आप जो है सो इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम से जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के बारे में अपडेट कराया जाता है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी यही है, दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम, इससे भी आप जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम्स के अपडेट्स और मटेरियल्स मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।